Yes, today we'll revise one marker of full PT2 syllabus, that is NPO, partnership accounts and analysis. Analysis में ratios, cash flow, comparative common size, balance sheet वगैरह सारा जो है हम रिवाइज करेंगे. इसमें I'll not tell you the chapter from which I am asking. मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन पूछूंगा, तो एग्जाम में भी चैप्टर नहीं बताया होगा. अदरवाइज जैसे मैंने पहले बताया था, क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएंगे किस चैप्टर में से है, बट स्टिल समटाइम्स इट मे बी कंफ्यूजिंग बिकॉज पार्टनरशिप कई चैप्टर्स हैं, 5-6 चैप्टर्स पार्टनरशिप के ही हैं, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से सुनना पड़ेगा. राइट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कैश परचेज ऑफ गुड्स. While preparing a cash flow statement, in which type of activity you will classify this? Means what type of activity is this in case of cash flow statement, whether that is operating activity, it is investing activity, or it is financing activity? Which activity is this? You have to unmute yourself also, then only I can ask. Shivanshi. Say investing activity. क्वेश्चन क्या था? कैश परचेज ऑफ गुड्स कौन सी एक्टिविटी है? कैश परचेज ऑफ गुड्स. गुड्स एसेट ओनिंग. एसेट्स. एसेट के गुड्स. एसेट्स. एसेट्स. तो मैंने पूछा था कैश परचेज ऑफ गुड्स. Which type of activity is this, Shivanshi? Investing. Still investing. तो एसेट्स वाली कहाँ जाएगी बेटा? कैश परचेज ऑफ गुड्स, कैश परचेज ऑफ एसेट्स में डिफरेंस है. देखो है इंक्रीज हो रही है, वो इंक्रीज हो रहे हैं शिवांशी, है ना. कैश परचेज ऑफ गुड्स या कैश परचेज ऑफ एसेट, एनी नॉन करंट एसेट, इसमें डिफरेंस है. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में एसेट्स का आता है. गुड्स कहाँ पे आती हैं? गुड्स कहाँ पे आती हैं वसुंधरा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो हमारा कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है फ्रॉम द ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, शिवांशी, वो ऑपरेटिंग में आएगा. यहीं कहीं परचेज ऑफ मशीनरी लिखा होता, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखा होता, लैंड बिल्डिंग लिखा होता, इन दैट केस इट वुड हैव बीन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. ये गुड्स की परचेज सेल हो रही है तो वो जो है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा, बिकॉज हमारा मेन वो बन जाता है. ठीक है. एंड सेकेंडली इसी क्वेश्चन को, इट इज एन इनफ्लो of cash or outflow of cash or no flow of cash. Cash here means cash and cash. It is an outflow because cash is being paid, है ना. अगर ले तो inflow, अगर cash जाए तो outflow. If suppose cash has been deposited into bank, then inflow या outflow? No flow. No flow. No flow of. क्योंकि सर वही पैसा बैंक में है जो बैंक में जा रहा है, जो पैसा हमारे पास है तो ना आ रहा है ना जा रहा है. एक्चुअली वही पैसा जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, जैसे शिवांशी आप कह रहे हो, इसमें कैश इन हैंड, कैश एंड बैंक और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं. कैश इन हैंड हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू कैश एट बैंक, बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया. देयर इज नो चेंज इन द नेट वैल्यू ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट इज व्हाई नो फ्लो ऑफ कैश इज देयर. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को फर्क पड़ना चाहिए, सिर्फ कैश को फर्क नहीं पड़ना चाहिए. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फर्क नहीं पड़ा. अगर हमने गुड्स परचेज करे हम तो हमारा स्टॉक जो है वो बढ़ जाएगा और कैश हमारा कम हो जाएगा. मींस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कम हो जाएगा. दैट इज एन आउटफ्लो ऑफ कैश. अगर हम स्टॉक सेल करें तो कैश हमें मिलेगा, स्टॉक हमारा कम होगा. लेकिन अगर हम कैश बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं या बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, देन देयर इज नो चेंज इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, देन देयर इज नो फ्लो. Similarly, suppose machinery purchased and we issued shares or debentures, shares to vendors. Machinery purchased and issued shares to vendors. Inflow, outflow, no flow? So no flow. No flow again. Why?
Sir, no change in net value of cash and cash No equivalents. changing because we have not paid cash or check. We have paid the shares. We have issued the shares and we have received the machinery. Both are non-current items we can say. है ना हमारा कैश किया ना हमारा कैश आया सिमिलरली ना ही कोई चेक ना ही कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का फर्क नहीं पड़ा है इसलिए इट इज अगेन नो फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ओके list any one ground on which court may interfere and dissolve the firm. Court may interfere and dissolve the firm, partnership firm. This question is from partnership. Yes. Any one ground in which the court has to interfere to dissolve the firm. चैप्टर किया था ना हमने तब चैप्टर के फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे लिखा हुआ था है ना डेसोल्यूशन वहाँ लिखा टाइप्स ऑफ डेसोल्यूशन कह सकते हैं उसको हम कैसे कैसे डिसॉल्व होती है डेसोल्यूशन एट विल भी था एक पॉइंट डेसोल्यूशन बाय कोर्ट भी था व्हेन द कोर्ट हैज टू इंटरफेयर when the court has to interfere and the firm is dissolved then याद है किसी को no one अगर एक पर्सन जो है he becomes a person of unsound mind then the court has to interfere and the dissolution process जो है वो start हो जाता है if suppose the business is carrying illegal business activities in that case also the court has to interfere so these points are there 5-6 points थे वहाँ पे इसमें court has to interfere and get the firm dissolved ठीक है थ्योरी क्वेश्चन बनता है ये नेक्स्ट है आपका क्विक रेशियो इज 1:1 क्विक रेशियो what effect will be there if the debentures have been redeemed debentures redeemed what effect will be there on quick ratio the formula of quick ratio is we tell Quick assets over current quick asset upon current liability. it is quick assets upon current liabilities now check करिए डिवेंचर रिडीम करने से दो एस्पेक्ट कौन से हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं बोलिए कौन कौन से हैं दो एस्पेक्ट The cash and long-term liabilities. कैश कम हो रहा है बढ़ रहा है कैश जो है वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है Amount. बढ़ रहा है। कम हो रहा है एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कम हो रही है डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इंक्रीज और डिक्रीज डिक्रीज decrease what effect will be there on the quick ratio Decrease. decrease what effect will be there on the current ratio क्या फर्क पड़ेगा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये 10 लाख तो मैंने ये भी काम कर दिया और डिवेंचर जो रिडीम किए हैं वो 1 लाख किए मैंने ये भी आपका काम कर दिया ऐसे कर दीजिए अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्विक रेशियो 10 लाख 1:1 डिवेंचर्स की वैल्यू 1 लाख है क्या होगा रेशियो में क्या फर्क पड़ेगा Decrease. हाँ जी Decrease. डिक्रीज हो जाएगी कम हो Decrease. बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी तो 1 लाख से सिर्फ क्विक एसेट्स को फर्क पड़ेगा करंट लायबिलिटीज कोई फर्क नहीं पड़ेगा और करंट लायबिलिटीज जो है वो आपकी सेम रहेंगी बट एक और पॉइंट है इसमें एक और पॉइंट है जो डिबेंचर्स हैं हम उनको लॉन्ग टर्म बोरिंग मान रहे हैं लेकिन जो डिबेंचर्स पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग थे अब हम उसको अगर रिडीम कर रहे हैं तो वो पहले अब शॉर्ट टर्म बोरिंग बन चुकी है ना वो करंट लायबिलिटीज बन चुकी हैं तभी तो वो रिडीम हो रही हैं नहीं अगर सपोज मैंने डिबेंचर इशू किए थे 5 इयर्स के लिए 5 इयर्स के लिए मैंने इनिशियली डिबेंचर जो थे वो इशू किए थे तो पहले साल कितने साल पड़े हुए हैं 5 साल
अगले साल कितने साल रहेंगे, 4 साल। नेक्स्ट ईयर 3, नेक्स्ट ईयर 2, लास्ट ईयर कितने साल रहेंगे, 1 ईयर। तो यहाँ पे तो जो डिबेंचर थे वो लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटीज बन रहे थे, लॉन्ग टर्म बोरिंग थे। लेकिन जब यही डिबेंचर तो यहाँ आ गए तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नहीं बन गई, करंट लायबिलिटीज भी बन गई। इसको, इस टर्म को हम बोलते हैं करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, ये हमने किया भी होगा बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में। वहां पे एक पॉइंट आया था, मेरे को याद है, बैंक लोन 20 लाख रुपीज का, उसका 11% इंटरेस्ट पड़ा हुआ देने वाला, एसबीआई का लोन था, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने किया होगा, है ना। जो लॉन्ग टर्म थे तो वो लॉन्ग टर्म डेट्स, बट दे आर टू बी मैच्योर्ड इन द करंट ईयर, दैट इज द करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। मींस पहले 4 साल तो ये नॉन करंट लायबिलिटीज थी, लेकिन बिकॉज अब उसको हमने 1 साल में पे करना है, इट हैज बीन शिफ्टेड टू द करंट लायबिलिटी। इट मीन अब हम यहाँ करंट लायबिलिटी पे कर रहे हैं। अगर करंट लायबिलिटी पे कर रहे हैं तो फिर ये कैश कम हो रहा है, एक करंट लायबिलिटी कम हो रही है। तो आप अब क्या आंसर दोगे, अब क्या आंसर आएगा? नो सर, हाँ जी, नो चेंज। तो चेंज आएगा। 1:1। 1 लाख से आपका जो है वो क्विक एसेट्स कम हो रही है, कैश, और 1 लाख से ही आपके डिबेंचर्स जो है वो करंट लायबिलिटी कम हो रही है। 9 लाख 10 लाख रह गया, स्टिल द रेशियो इज 1:1। ऐसे वाला कहीं केस आए तो जैसे आपने करना है साथ में एज्यूम करके आ जाना, और ये वाली टर्म ऐसे केस में जरूर यूज कर लेना कि 1 लाख के जो डिबेंचर्स हैं हैव बीन एज्यूम्ड एज करंट लायबिलिटी। देखो दीज आर द करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, है ना। क्वेश्चन तब ठीक हो जाएगा आपका, फाइन, ओके। देन इज गुडविल अमोर्टाइज्ड। हाँ जी दिव्यांश। सर अगर ये करंट मैच्योरिटी एंड लॉन्ग टर्म डेट करंट लायबिलिटी है तो इसका सब हेड कौन सा होगा? सब है अदर करंट लायबिलिटी, अदर। देन आपका है अगला पॉइंट, गुडविल राइट ऑफ, जो मैं बता रहा था, गुडविल राइट ऑफ करिए ऑपरेटिंग क्या कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ आएगी, क्या ट्रीटमेंट बताएगी कैश फ्लो स्टेटमेंट में? हर्षिता। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सब माइनस की जाएगी। फिर थोड़ा सा ऊंचे बोलना, सुन नहीं रहा है, ऑडिबल नहीं हुआ। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस की जाएगी। कहाँ से? आगे सब हेड कौन सा है इसका, कहाँ से माइनस करेंगे? तो ऑपरेटिंग में तो बहुत कुछ होता है ना, एप्रोप्रिएशंस भी हैं, एडजस्टमेंट्स भी हैं, वर्किंग कैपिटल जनरेशन, कहाँ लेते हैं इसको? एडजस्टमेंट्स में। एडजस्टमेंट में माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, एक बार दोबारा सोचना। एडजस्टमेंट आपका आंसर ठीक है, माइनस करना है या प्लस करना है? हर्षिता, राइट ऑफ हो रही है, गुडविल कम हो रही है, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? सर माइनस। माइनस करेंगे। आशा तो स्टैंड ही लेके कहती नहीं सर मैं तो माइनस ही करवाना है। मेरे को लगता है, जहाँ तक मेरे को आता है, शायद प्लस ही रहता है ये। गुडविल अमाउंटाइज्ड प्लस होती है, गुडविल परचेज्ड माइनस होती है। परचेज कब करते हैं? जब उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई हो, और वो भी यहाँ नहीं करते, वो कहाँ करते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग में। इन्वेस्टिंग। हर्षा कहती मेरा नेम मिलता है, हर्षिता मैं सही आंसर नहीं दूंगी, नेम मिलता है, आंसर भी तो गलत मिलना ही चाहिए, उसने गलत दिया है, मैंने भी गलत देना है। ऐसी बात नहीं है हर्षा, जरूरी नहीं है बेटा, आप सही आंसर भी दे सकते हो। फाइनेंसिंग में नहीं आ रहा, ये माइनस, फाइनेंसिंग में लायबिलिटी भी आती है, ऐसे याद रखिए, एसेट्स नहीं आती। इन्वेस्टिंग में एसेट्स ही आती है, लायबिलिटी एक पार्ट ही है जहाँ पे सारा कुछ ही आ जाता है, इनकम एसेट लायबिलिटी वो कुछ ही आता है ना। तो ये गुडविल परचेज जो है ये माइनस की जाएगी, ठीक है। अगर पेटेंट्स होते,
सर अगर पेटेंट्स अमोर्टाइज्ड होते तो वो एडजस्टमेंट में प्लस होने थे, और अगर परचेज होते तो इन्वेस्टिंग में आने थे। सेम ट्रीटमेंट एज है ना। अगर पेटेंट्स परचेज भी ना किए हुए हों, या पेटेंट्स ले लो, आप ट्रेडमार्क ले लो, आप कॉपीराइट ले लो, आप कोई माइनिंग राइट ले लो, आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ले लो, आप लाइसेंसिंग ले लो, आप फ्रेंचाइजिंग ले लो, मीन्स कोई भी इंटेंजिबल एसेट परचेज भी ना किए हों और राइट ऑफ भी ना किए हों, मीन्स सेल किए हों, मान लेते हैं, है ना। उसने कहा कि पेटेंट्स की वैल्यू थी करंट ईयर प्रीवियस ईयर में भी 10 अब है 9, लेकिन पेटेंट्स राइट ऑफ नहीं हुए हैं। अब राइट ऑफ नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ है? सेल हुई है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या करेंगे? प्लस प्लस करेंगे। हर्षिता एंड हर्षा प्लस ही करेंगे ना भैया? Yes, sir. थैंक यू थैंक यू। चलो पार्टनरशिप डीड की मेरे को इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड को मेरे को पॉइंट सारे बता दीजिए, कौन बताएगा फटाफट। रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बिस्मन, आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है क्वेश्चन समझ नहीं आया, ऐसे है बिस्मन? नहीं सर, आ गया। जो आंसर भी दे दो। रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जल्दी से कर दो बेटा। बिस्मन प्लीज सर यस। स्टार्ट करो, तुम फटाफट बोलने शुरू करो, जितने आते हैं उतने बोल दो। 5 है वहां पे, 5 है कि 6 है? कितने हैं? 5 है, 5 है ना। शुरू करो बोलने बेटा, कोई करते हैं पूरे, हम मिलके करते हैं सारे। चलो शुरू करिए। रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। नहीं बताना बिस्मन? बिस्मन कहते मैंने बताया, किसी और को पता नहीं चल जाए कहीं नहीं, इसलिए नहीं सर। बताओ सर चलो वसुंधरा बताओ बेटा। In case of absence of partnership deed, profits and losses are shared equally. Interest on capital is not provided. Interest on drawings is not charged. Interest on loan given by partner is 6%. बस इतनी आती है। एक और था, No commission or salary will be paid कमीशन to the partner. पहले नो वाले कर ले सारे। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो सैलरी, नो कमीशन, ये हो गए। देन इक्वल वाला कर ले, प्रॉफिट रेशियो इक्वल, लास्ट में 6% इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस चीज का इंटरेस्ट? इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, लोन गिवन बाय फर्म टू द पार्टनर। ये भी क्वेश्चन था आपको याद है? गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म का इंटरेस्ट 6% है, गिवन बाय फर्म टू द पार्टनर का 66 है। ठीक है, चलिए। देन है name any one asset that is fictitious, that is intangible, but not fictitious. कई एसेट्स होती हैं वो टेंजिबल होती हैं, इंटेंजिबल होती हैं, लेकिन फिक्टिशियस होती हैं। जो इंटेंजिबल है लेकिन फिक्टिशियस नहीं है, इट्स एन एसेट इंटेंजिबल बट नॉट फिक्टिशियस। आई होप आपको इसका मीनिंग पता है इंटेंजिबल का और फिक्टिशियस का। फिक्टिशियस एसेट्स आर दोज एसेट्स जो सिर्फ नेम सेक के लिए हैं, उनकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती। जिस एसेट की मैं बात कर रहा हूँ वो फिक्टिशियस नहीं है और वो इंटेंजिबल है। बहुत इजी आंसर है, बहुत इजी। कंफ्यूजिंग ट्रेडमार्क। हाँ जी, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क, गुडविल, कॉपीराइट्स, अभी हम लिस्ट सिर्फ मैंने साथ में फिक्टिशियस वर्ड लगा के उसको कंफ्यूजिंग करने की कोशिश की थी। और लेकिन आपने ये नहीं देखा मैंने नोट इन फिक्टिशियस लगाया हुआ, मैंने फिक्टिशियस नहीं लगाया। मैंने कहा इंटेंजिबल तो है लेकिन नॉट फिक्टिशियस है, तो नॉट फिक्टिशियस ही है। नॉट फिक्टिशियस, फिक्टिशियस वो होती है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसको मार्केट में सेल नहीं कर सकते।
अब पेटेंट्स को, कॉपीराइट्स को, गुडविल को मार्केट में सेल कर सकते हैं, तो ये कोई नहीं है। आंसर गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, पेटेंट राइट्स, जो हम सारी बोली है इससे पहले, तो सारी intangible assets है which are not fictitious. Then have, while preparing financial statements of not for profit organization, कौन कौन सी बनाते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी बनती हैं? हाँ जी रियांशी। So receipts and expenditure, receipts and payments, income and expenditure, and balance sheet. Out of this, one is statement and two are accounts, है ना? Balance sheet is statement and receipt, payment and income expenditure are accounts. Which statement is we can say, which statement is a kind of nominal account? चलो ऐसे पूछते हैं, which statement is a kind of nominal account in this? Out of these three, all three are financial statements, है ना? Out of this, which statement is a nominal account, prepared on nominal account basis? Nominal account याद होंगे आपको? मौली? income and Income and expenditure account. expenditure. इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ना वो कॉम्बिनेशन है, इसमें नॉमिनल भी आ जाता है और रियल भी आ जाता है। एसेट्स भी यहाँ पे होती है, एक्सपेंसेस इनकम भी होती है ना। और जो बैलेंस शीट है ये सिर्फ रियल अकाउंट से बनती है, रियल से या पर्सनल से बनती है, रियल और पर्सनल, बिकॉज यहाँ क्रेडिटर अकाउंट की बात हो रही है, यहाँ बैंक अकाउंट की बात। इनकम, इनकम एक्सपेंडिचर है ये सिर्फ नॉमिनल अकाउंट वाला बेस है, ठीक है। देन इज true or false? At the time of admission or retirement of partner, general reserve is transferred to revaluation account. मैम इतना इतना सिंपल मैंने क्वेश्चन पूछा है, बॉन्ड की कोई और भी हाथ खड़ा करता, किसी ने किया नहीं। जब आप हाथ ही नहीं खड़ा करोगे तो मैं आपसे पूछ भी पाऊंगा। नवनीत, नवनीत है क्लास में? नवनीत आंसर करना जरूर। At the time of after admission, retirement, death of partner, general reserves are transferred to revaluation account. True or false? False. हाँ जी, False. false. Reason इसका क्या? Why it is false? Reason false की तो आवाज किसी और बच्चे ने दे ही दी थी, आए क्या था? False क्यों है? If these are not transferred to revaluation account, then where these are transferred? Reserves. Navneet. Sir, balance. हाँ जी, थोड़ा ऊंचे बोलो बेटा। Balance. बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में तो नहीं करते। गुरलीन, पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर, जितने प्रॉफिट्स लॉसेस एक्यूमुलेटेड होते हैं वो सारे पार्टनर्स कैपिटल में करते हैं। जब आप सम करते होते हैं ना, सम के बीच में रहा करो, मैं बताऊंगा। हम सम कर लेते हैं लेकिन सम को समझते हैं, सम के बीच में नहीं घुसते हैं। जब सम के बीच में घुसोगे ना, आपको ऐसे वाले क्वेश्चन ही कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। हमने कभी नहीं रिजर्व वगैरह को ना बैलेंस शीट में लिया है ना ही रिवैल्यूएशन, हमेशा हमने हर सम में पढ़ाया और हर सम में इसको हमने इसी में ही लिया है, पार्टनर्स कैपिटल में। तो वेरी इजी पॉइंट है, या तो आप समझ रहे हो मुझको बेटा होता। लास्ट क्वेश्चन, state any one right acquired by a new partner.
one right acquired by a new partner. और कोई? हाँ जी, देवांशी बोलो। Sir, he of goodwill. बेटा थोड़ा सा आपकी आवाज क्रैक हो रही है। Sir, he'll get share in goodwill. He gets share in the goodwill of the firm, बिल्कुल ठीक है। एक और राइट बता दीजिए, कोई और बता दीजिए इसके अलावा। हर्षिता अरोड़ा। So he will get share in the profits or He gets share in the accumulated. profits of the firm, yes बिल्कुल ठीक है। He gets the right to check the books of accounts of the firm, ये भी हो सकता है। ठीक है, so various rights are received by the new partner। ठीक, चलिए आपकी प्रॉब्लम है आज वाले टॉपिक में तो पूछ लीजिए बच्चे, अदरवाइज हम मीटिंग एंड करेंगे।